रात 8 बजे के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर रहबे तालीम टीचर फोरम से। जी हाँ, ये नाम बदल चुका है। मैं आपको नया नाम भी बताती हूँ, जम्मू टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी जिसका नाम रखा गया। और आज हम बात करेंगे इन्हीं से, यहाँ के लोग जो हैं, जो प्रेसिडेंट हैं विनोद शर्मा जी, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे उनके जो हैं, किस लिए वो इन मुद्दों को लेके 2000 से लेकर 2021 आने वाला है, 2020 खत्म हो रहा है और इन मुद्दों को लेके अभी भी वो अपनी आवाज़ जो है बुलंद कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम विनोद जी से बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि क्या मुद्दा है आखिर इन सारे यहाँ पे इनका एकत्रित होने का। जी सर। हाँ, सबसे पहले मैं जेके मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया और सरकार तक हम अपनी बात पहुँचा पाएँ। तो उसके बाद आपने जैसे पूछा कि क्यों हम लोग आज भी हमारे मुद्दे क्यों बने हुए हैं, ये सवाल हमारे लिए भी है। क्योंकि जब हमने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था तो हमें लगता था कि जब हम डिपार्टमेंट में आ गए हैं 5 साल के बाद हम लोग रेगुलराइज हो जाएंगे और उसके बाद एक टीचर बन जाएंगे और फिर आगे टीचर का काम करेंगे, स्कूलों में पढ़ाएंगे और कोई हमारे लिए इशू नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, इशूज़ बनते गए और बहुत बड़े बड़े इशूज़ बनते गए। बाद में एक टाइम ऐसा भी आया कि हमारे बहुत सारे इशूज़ जो हैं वो रिजॉल्व भी हुए। लेकिन आज भी बहुत सारे इशूज़ ऐसे हैं जिनका रेजोल्यूशन आज भी हम ढूंढ रहे हैं, जिसकी गुहार हम आज भी लगा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो आज इंतज़ामिया है उस पर गौर फरमाएगा और हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करेगा। सर, एक इशू नहीं है, 2 इशू नहीं है, बहुत सारे इशू हैं आपके, बहुत सारे। सैलरी को लेके बात करूं और ट्रांसफ़र को लेके बात करूं, ऐसे कई मुद्दे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो स्कीम थी 2000 में शुरू की गई थी सैलरी को लेके, जो कि 1500 रुपये आई थिंक थी, और आज वो कहाँ पहुँची और कब तक चलता रहेगा इस सिलसिला, और तब तक आप लड़ते रहेंगे? मैम, गैरत की आप ये समझेंगे, हैरानी की बात है कि सन 2000 में हमारी स्कीम शुरू हुई थी और तब 1500 रुपया महीने का, मतलब 50 रुपये एक दिन के हमें मिलते थे। उस पर हमने काम किया है। और अप्रैल 2012 से बाद जो लोग लगे हैं उनको 3000 रुपया महीने का मिलता था, 100 रुपया रोज़ का। और उस पर आज भी जो रेट है, जो आज भी रेगुलराइज नहीं हुआ है RET, स्टिल ही इज़ गेटिंग 3000 रुपीज़ पर मंथ, जो आज भी बहुत कम है। लेकिन उसके बाद भी हमारे लिए बहुत इश्यूज़ पीछे बने। मैं कहूँ, हमें जब हम रेगुलराइज हुए SSA में तो हमें सैलरीज जो है वो 6 से 7 महीने तक नहीं मिलती थी। तो आज इस मौके पे मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे वो जो क्रॉनिक इश्यूज़ थे उनको रिजॉल्व किया है। जो हमारे फॉर्मर गवर्नर थे सत्यपाल मलिक साहब, और जो हमारे आज के जहाँ चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम साहब हैं, या फिर तब के हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन थे साहू साहब, डायरेक्टर्स थे, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा इशू जो था कि हमें सैलरी टाइमली नहीं मिलती थी SSA टीचर्स को, वो आज हमें कम से कम सैलरी टाइमली मिल रही है। उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और जो स्ट्रगल टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले हमने यहाँ पे 30 दिन लगातार एक हड़ताल हमने की थी, दिन रात हम वहीं पे बैठे थे, उसका एक नतीजा था जिसके लिए मैं सब लोगों का, उन ऑर्गेनाइजेशंस का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने सपोर्ट की थी। लेकिन आज वो मसले हल होने के बाद भी आज हमारे बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो आज भी अनरिजॉल्व्ड हैं, जिनके रेजोल्यूशन के लिए हम लोग आज भी भड़क रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन उनका रेजोल्यूशन हमें नहीं मिल रहा। जिसमें आप ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात करेंगे, इंक्लूजन का हमारा इशू है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो आज इस डिस्कशन में आपके सामने भी हम रखेंगे और आपके ज़रिए गवर्नमेंट तक भी पहुंचाएंगे और उम्मीद करेंगे कि वो हमारे इश्यूज़ रिजॉल्व हों। सर बिल्कुल, मुद्दे बहुत सारे हैं जिस तरीके से ये बता रहे हैं। रेगुलराइजेशन को करने को है, सैलरी को लेके है, ट्रांसफ़र को लेके है। तो हम बात करेंगे रेगुलराइजेशन को, और भी बहुत सारे लोग हैं, इस पर कौन बात करेगा हमसे? हम बात करेंगे इनसे। सर, पहले तो आपका नाम? मैं बलवान सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी से हूँ। रेगुलेशन इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है बना हुआ है, क्योंकि मुद्दा बड़ा बनने का कारण ये है कि आज हमारी JNK ड्यूटी में 2000 से 2500 ऐसे अनरेगुलराइज टीचर हैं जो आज भी 3000 की सैलरी ले रहे हैं, और वो सैलरी भी उनको रेगुलर नहीं मिलती है। उनको कहीं ना कहीं से फंड्स अरेंज करके दी जाती है, और कई दफ़ा तो उनको 4-5 महीने सैलरी ही नहीं मिलती है। और उनकी जो फाइल्स हैं रेगुलेशन की, वो डिफरेंट ऑफिस में पड़ी हुई हैं, JDO ऑफिस में पड़ी हुई हैं, CEO ऑफिस में पड़ी हुई हैं, डायरेक्टर ऑफिस में पड़ी हुई हैं, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। कोई ऑब्जेक्शन भी उनकी फाइल्स के ऊपर नहीं लगा हुआ है, वो फाइलें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। वो पिछले 4 से 5 महीनों में एक भी रेगुलेशन की फ़ाइल जो है वो अप्रूव नहीं हुई है, एक भी हमारा साथी जो है रेगुलाइज नहीं हुआ है। इसके साथ मैं बात करूँगा कन्वर्शन की। हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं जो ग्रेड 2 में कन्वर्ट होने हैं, आज भी वो ग्रेड 2 में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि रेगुलाइज वो हो गए हैं। अब SSA की स्कीम क्योंकि बंद हो गई है, ऑफिशियल उसका अनाउंस हो गया कि SSA स्कीम बंद है, आज उनको ग्रेड 2 में होना है। छोटे छोटे माइनर जो है CID वेरिफिकेशन उनके अगेंस्ट है,
फिर उनको रेगुलाइज नहीं की, उनको ग्रेड 2 में कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है। अगर कोई सीरियस केसेस हो, जैसे कोई मर्डर केस है या कोई ऐसा केस हो जिसमें CID वेरिफिकेशन एडवर्स आए, तो या कोई फेक डॉक्यूमेंट्स वाला हो, उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग ग्रेड 2 में आने हैं, रेगुलाइज हो गए हैं, उनको जल्दी से जल्दी रेगुलाइज किया जाना चाहिए ताकि वो भी अपनी फैमिली का जो है यापन अच्छी तरह से कर सकें। आज वो लोग जो है भुखमरी की कगार के ऊपर हैं, वो 3000 के ऊपर ही गुजारा कर रहे हैं। सर बहुत सारे मुद्दे हैं, इंक्लूजन का भी एक मुद्दा था, उस पे भी बहुत सारी बातें जो है निकल के आई। मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं और बहुत सारे मुद्दे इनके हैं। अब हम बात करेंगे इंक्लूजन को लेके। तो सर सबसे पहले आपका नाम? सुभाष चंद्र। सुभाष जी, एक जो मुद्दे लेके आप लोग हमारे पास आए हुए हैं, मुद्दे बहुत गंभीर हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से 2000 की बात कर रहे हैं, 1500 सैलरी थी और उसके बाद 2012 में 3000 के करीब हुई, बहुत सारे ऐसे। लेकिन ये इंक्लूजन का जो मामला वो क्या है? इंक्लूजन का मामला यह है कि हम जब हम लगे, पहले 5 साल हमने दे दिए इस डिपार्टमेंट को 1500, मात्र 1500 रुपये में, जो 50 रुपये पर डे के हिसाब से बनता है। पहले 3 साल दिए, उसके बाद जो 2 साल हैं वो 3000 रुपये के हिसाब से दिए, जो 1000 रुपये पर डे के हिसाब से बनता है। हम चाहते हैं कि जो हमने 5 साल अपने लाइफ के 5 साल जो हमने इस डिपार्टमेंट को दिए, हम चाहते हैं कि वो हमारी सर्विस रिकॉर्ड में जोड़ा जाए। क्योंकि ये इंक्लूजन जो है, ये 3 मुद्दे और भी इसके साथ जुड़ जाते हैं। पहला ये कि जो अगर हम कहें कि जो हम 5 साल मांग रहे हैं, उससे अगर जो दे देते हैं, तो जो 2010 के बाद रेगुलराइज हुए हैं टीचर्स, लगे वो 2010 से पहले थे, अगर 2010 के बाद रेगुलराइज हुए हैं तो वो भी इसके NPS में OPS में आ जाते हैं। OPS मीन्स ओल्ड पेंशन स्कीम में अगर वो सर्विस रिकॉर्ड में जोड़ा जाए, हमारा 5 साल का जो इंक्लूजन है, तो वो OPS में आ जाएंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम में आ जाएंगे। ये हमारा मेन मुद्दा है कि हमारे 5 साल जो हैं वो सर्विस रिकॉर्ड में जोड़े जाएं। क्योंकि हमने मात्र 1500 या 3000 में ये हमारे दिन ऐसे जो यूँ कहें कि हमें अपनी जवानी जो है वो 1500-3000 में दे दी है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो कम से कम हमें नोशनल बेनिफिट देकर हमें प्रमोशनल बेनिफिट मिले। इसका जो ऑर्डर नंबर 115 है, ऑर्डर नंबर 115 हमें मिल चुका है, उसमें वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जिसमें पेंशन स्कीम हमें मिल गई है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो। वो ऑर्डर नंबर 469 के तहत हमें मिल चुका है, लेकिन कहीं ना कुछ साथियों ने उसको कोर्ट में चैलेंज किया है। हम चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह प्रॉपर देख रेख के अधीन वो 469 को जो हमारे फेवर में दिया है, सिंगल बेंच ने हमारे फेवर में दे दिया है फैसला। अब DB में जो चल रहा है, अगर गवर्नमेंट देख रहे फॉलो किया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से फॉलो अच्छी तरह हो, तो वो हमारे फेवर में आ जाए। इससे हमारे 35,000 के ऊपर जो टीचर्स हैं उनका भला हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इंक्लूजन जो है वो 5 ईयर्स इंक्लूजन जो है वो हमारी सर्विस रिकॉर्ड में जोड़ा जाए, हमारी जो सर्विस बुक है उसमें से जोड़ा जाए। सर आपने एक बात बोली दिल को छूने वाली, क्योंकि बात ये थी जब इन्होंने कहा कि हमने अपनी जवानी 1500 और 3000 में दे चुके हैं, और ये बात बिल्कुल जायज़ है कि अगर ये लोग अपने लिए लड़ रहे हैं तो इनका लड़ना बिल्कुल अधिकारिक है। क्योंकि आज की डेट में अगर मैं 1500 या 3000 की बात करूं तो वाकई में एक परिवार को चलाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि हमने अपनी जो एक यंग एज होती है, क्योंकि पढ़े लिखे टीचर बने और उसके बाद अगर 1500-3000 में टीचर बने और उसके बाद भी हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना पाए पढ़ लिख के टीचर होके, तो हमारी इस लाइफ का नहीं लगता कि कोई मकसद होता है। और सर एक और मुद्दा भी था, ट्रांसफ़र को लेके कोई मुद्दा था। बिल्कुल बहुत सारे मुद्दे हैं इनके, क्योंकि वाकई में अगर इन्होंने पढ़ाई की है, लिखाई की है, टीचर बने हैं, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए की है, और अगर इनको इतनी समस्या आ रही है तो क्या लगता है जो आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो पढ़ाई लिखाई करके टीचर बनने की सोच रखेंगे? क्या इस तरीके की जो इनके साथ स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्या वो चाहेंगे कि हमारे साथ हो, या यही लोग चाहेंगे कि हमारे बच्चों के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो? तो अभी मैं मुद्दा लेने वाली हूँ, ट्रांसफ़र का भी एक मुद्दा है इसी से जुड़ा हुआ, और उस पर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सर आपका सबसे पहले तो नाम पूछना चाहूँगी। मैं लेखराज परिहार, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उधमपुर, जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी। तो मैम ये जो मुद्दा है ट्रांसफ़र पॉलिसी का, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो स्कीम है RET स्कीम, ये 28 अप्रैल 2000 में शुरू हुई गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 396 के तहत। गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 396 के तहत ये था कि 5 साल जो है टीचर्स को हम अपॉइंट करेंगे, रहबर तालीम टीचर्स उनका नाम देंगे, और 5 साल के बाद वो रेगुलराइज्ड होंगे एज ए जनरल लाइन टीचर। मींस दे विल गेट ऑल टाइप्स ऑफ बेनिफिट आफ्टर 5 ईयर्स। यस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 ईयर्स कंप्लीट हुए,
रेगुलाइजेशन हुई, जदोजहद करनी पड़ी उसके लिए, रेगुलाइजेशन हुई, टीचर्स ग्रेड भी मिला, लेकिन भेदभाव शुरू हुआ कि हमें ट्रांसफ़र नहीं किया गया, जबकि वो एसआरओ में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हुए। कोई भी टीचर आज भी 20 साल के बाद भी वो उसी स्कूल में काम कर रहा है जिस स्कूल में वो लगा था। तो ये एक मिनट सर, मैं आपको रोकना चाहूँगी। जब आप टीचर बने थे या टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, जिस तरीके से एक पूरा डॉक्यूमेंट निकलता है कि आपकी ट्रांसफ़र इसमें हो सकती है नहीं हो सकती, उसमें ऐसा कुछ मेंशन किया था? एडवर्टाइजमेंट पे भी ऐसा कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ ये था कि आपको पहले 2 साल के लिए 1500 रुपये मिलेगा, अगले 3 साल 2000 रुपया मिलेगा, आफ्टर 5 ईयर्स रेगुलाइजेशन होगी। और आज भी वो 396 जो एसआरओ है गवर्नमेंट का, उसमें इसका ट्रांसफ़र का ये नहीं लिखा है कि होगी या नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें ये था कि यू विल बी कन्वर्टेड एज रेगुलाइज एज जनरल लाइन टीचर। जनरल लाइन टीचर मीन्स ऑल बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन बेनिफिट्स हमें ट्रांसफ़र का नहीं मिला। फिर हमारी जदोजहद शुरू हुई, प्रोटेस्ट हुए, उसके तहत हमें 2014 में गवर्नमेंट आर्डर नंबर 469 मैम 25/6/2014 को वो हुआ, जिसके तहत हमें जैसे इंक्लूजन का मसला हमारे साथी ने उठाया वो भी हुआ, और उसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने दी कि जो आप डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी एट पार विद अदर जो टीचर्स हैं उनके एट पार आपको भी विद इन डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन वो कोर्ट में चैलेंज हुआ, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको चैलेंज किया, बाद में वो हमारे हक में फैसला हुआ सिंगल बेंच में, फिर वो डबल बेंच में केस गया, डबल बेंच में भी जिसमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उसमें थे, उन्होंने भी ये फैसला दिया, गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया कि आप इन टीचर्स को इनके मोड ऑफ रिक्रूटमेंट की वजह से आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, विद इन द डिस्ट्रिक्ट इनको आप अदर टीचर्स की तरह ट्रांसफ़र कीजिए। लेकिन उस डायरेक्शन को भी आज तक गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। बड़ी ये अफसोस की बात है कि उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ट्रांसफ़र आज भी नहीं हुई है, इवन के हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद भी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम इसमें हमारे जो फीमेल टीचर्स हैं जिनकी अपॉइंटमेंट अपने पंचायत में हुई थी, आज उनकी मैरिज कहीं आउट ऑफ पंचायत हुई है, मोस्टली भारी होती है, तो उनको वो इवन आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी हुई है, तो बड़ी परेशानी आ रही है उनको घर चलाने में और स्कूल चलाने में, फिर भी वो मैनेज कर रहे हैं। या एक भी टीचर किसी भी एक जगह पर जो है वो 20 साल काम करेगा, तो उससे मैं समझता हूँ कि जो तालीम का जो स्तर है उसमें भी कोई परेशानी आती है कि रोज़ वहीं पर आप जा रहे हैं। 5 साल अगर हमें दिया था कि एक तो बिना पैसे के काम किए 1500 पे या 2000 रुपये काम किया है, उसके बाद ट्रांसफ़र भी नहीं है, तो गवर्नमेंट शुड फ्रेम अप कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी। बड़ी बार गवर्नमेंट ने कहा कि हम बनाने जा रहे हैं, हम ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं बनी है, जूं की तूं है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर जो है जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, सोचा जाए कि टीचर्स जो है वो कुछ जोनल लेवल पर भी सिलेक्ट हुए हैं, 50 से 60 किलोमीटर उनको जाना पड़ता है, वो अप एंड डाउन करना पड़ता है या वहीं रहना पड़ता है, तो एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बन जाए। हार्ड जोन में अगर हमें भेजा है तो ऐसे ही एक सिस्टम बनाया जाए, हार्ड जोन से फिर वो जो नॉर्मल जोन है वहाँ पर आ जाएं, इंसेंटिव्स दिए जाएं जो अगर हार्ड जोन में काम कर रहे हैं, ताकि एनकरेज हों लोग वहाँ पर जाने के लिए, और भी लोग हों, ना कि सिटीज़ के लिए एनकरेज किया जाए कि जम्मू सिटी के लिए या श्रीनगर सिटी के लिए वहाँ पर लोग एक बल्क में आ जाते हैं, वहाँ पर 8% ज़्यादा है, HRA भी ज़्यादा है, लेकिन ये HRA ज़्यादा होना चाहिए रूरल एरियाज़ में, ताकि बाकी लोग भी कंपटीशन में बने कि हम भी रूरल एरियाज़ में काम करेंगे तो हमें वहाँ पर इंसेंटिव्स मिलेंगे। और ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल, और एक उम्मीद और एक आशा की किरण लेके ये लोग आए हैं अपनी समस्याओं को लेके, और इनकी समस्याएं अभी तक आपने सुनी, बहुत सारी समस्याएं थी और भी बड़ी सारी समस्याएं, मैं उनके बारे में भी बात करूंगी। एक और इनकी समस्या वो है रेगुलाइजेशन को लेके, और किस तरीके से रेगुलाइजेशन को लेके इनकी समस्या, उन पे कौन बात करेगा? सर आप बात करेंगे? सर बहुत सारी समस्या थी, क्योंकि मेरे लिए गिनना मुश्किल हो गया जिस तरीके से आप लोगों ने समस्या बताई, और रेगुलराइजेशन को लेके भी एक समस्या है। मैं चाहूँगी कि लोग उसके बारे में भी जाने, आप उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, आपने सही कहा, आपके लिए गिनना मुश्किल है, हम झेल रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कौन से दौर में गुजर रहे हैं। रेगुलराइजेशन क्या है मैम? जो RET लगता है उसको 5 साल के बाद, जब वो 5 साल का अपना पीरियड पूरा कंप्लीट कर लेता है, उसको रेगुलराइज करना होता है एज ए जनरल लाइन टीचर। लेकिन हमारी स्टेट में, जैसे मेरे साथी ने बताया, कि 2 से 2,500 टीचर्स ऐसे हैं जिनका वो 5 साल का पीरियड जो हो पूरा हो चुका है, लेकिन उनकी रेगुलराइजेशन नहीं हुई है, और उनकी फाइल्स अलग अलग दफ्तरों में पड़ी हुई हैं। आज जबकि वो 5 साल अपना पीरियड पूरा करने के बाद, टेन्योर पूरा करने के बाद, उन लोगों को
को आज 30 से 35 हज़ार तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो 3,000 रुपये पे गुजारा करने पे मजबूर हैं और वो 3,000 रुपये भी उनको मंथली नहीं मिलता है। और आपने देखा कश्मीर में आप देख लें, जम्मू में आप देख लें, पिछले 5 से 6 महीने से कोई भी रेगुलराइजेशन की लिस्ट जो है वो नहीं निकली है। एक हमारा RET की रेगुलराइजेशन का ये इशू है और एक और जो इंचार्जिज्म है हमारे डिपार्टमेंट में आप देखेंगे बहुत सारे CEOs ऐसे हैं जो इंचार्ज CEO रिटायर हो गए, इंचार्ज लेक्चरर रिटायर हो गए, इंचार्ज हेडमास्टर्स रिटायर हो गए, तो उनको बड़ी परेशानी आती है। आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट से ये भी एक अपील करना चाहूँगा कि जो इंचार्जिज्म है इसको बंद करके एक रेगुलराइजेशन जो है उनकी प्रमोशन के साथ साथ ही की जाए। जैसे वो प्रमोट होते हैं तो उस पोस्ट को एक रेगुलराइज भी किया जाए। एक CEO अगर बनता है तो वो एक क्लियर कट एक CEO हो, ना कि वो इंचार्ज CEO हो, ना कि वो इंचार्ज लेक्चरर हो, ना कि वो इंचार्ज हेडमास्टर हो। तो एक ये वो रेगुलराइजेशन थी। एक रेगुलराइजेशन हमारी RET की थी जिसको आज 30,000 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन वो 3,000 रुपये लेने पे मजबूर है क्योंकि उसको रेगुलराइज नहीं किया गया है, जो कि उसकी अपनी कोई गलती नहीं है। और वो आज स्टारवेशन के पोजीशन पे है कि भुखमरी के कगार पे है। 3,000 रुपये पे आज बताइए 5 साल वो दे चुका है, 6 से 7 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उसको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। रेगुलराइजेशन जो है वो होनी चाहिए। सर एक अहम सवाल रहेगा, आप सभी जानते हैं धारा 370 एक साल पहले जो है और स्टेट से UT कन्वर्ट हुई। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी जो रुके हुए काम थे उनको लग रहा था कि शायद UT बनने के बाद निकल जाएगा, लेकिन इसमें स्टेट से UT बनने में भी आपकी एक और समस्या थी ग्रेड्स को लेके। वो ग्रेड्स को लेके क्या समस्या थी मैं चाहूँगी प्लीज़ एक्सप्लेन करके बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता और सिर्फ मुद्दे उनके सामने आते हैं, उन्हें लगता है कि मुद्दे ऐसे ही होते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि लोगों को पता चले एक्चुअल में जो मुद्दे होते हैं और जो फील कर रहे होते हैं, जो उसमें गुजर रहे होते हैं, उन पे क्या बीतती है। मैम 5 अगस्त 2019 से पहले जबकि हमारी स्टेट थी और यहाँ पे जो हमारे अपने स्टेट के ग्रेड्स थे, जब UT बनी तो हर एक मुलाजिम को ये लगा कि जहाँ उसको बाकी बेनिफिट्स दिए जाएंगे, तो मुलाजिम को ये लगा था कि हम लोगों को भी जो UT के ग्रेड्स हैं वो हमें दिए जाएं। आज मैं अगर टीचर की बात करूं तो टीचर का हमारी स्टेट में जो ग्रेड पे है वो 2800 है ग्रेजुएट टीचर का, जबकि आप बाकी UTs में चले जाएँ वहाँ 4200 है, 5400 है, अब कई जगह पर इससे ज़्यादा भी है। तो हम चाहते हैं कि जब आपने बेनिफिट देने हैं, UT बनी है, तो एम्प्लॉयज़ को भी वो बेनिफिट्स जो हैं वो एट पार विद अदर UTs किया जाए, यूनियन टेरिटरीज़ किया जाए, ताकि एक फ़ायदा जो है वो हमें हो सके। दूसरा मैं आपको इसके साथ ही जो मैं आपको बताऊंगा जो इश्यूज़ हमारे बहुत, मैं आप भी उसको समझेंगे कि कितने जेन्युइन इश्यूज़ हमारे हैं, कि जैसे जो गांव में हमारा टीचर काम करता है 20 साल से वो वहीं पे काम कर रहा है, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को जो गांव में टीचर, जैसे मेरे साथी लेखराज जी ने कहा कि उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो गाँव में, आज गाँव में हमारे स्कूल बंद क्यों हैं? आज मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि जो RET टीचर्स लगे थे 90% जो स्कूल्स हैं वो हमारे RET टीचर्स गाँव में चला रहे हैं, क्योंकि शहर से वहाँ जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। 5 से 6 घंटे का रास्ता पैदल है, वहाँ रहना पड़ेगा, वो जाते नहीं हैं और वहाँ पे मजबूरन आप हैरान होंगे कि बहुत सारे स्कूल्स में आपको ऐसे गिना सकता हूँ गांव में, हाई स्कूल्स हैं, 10-10 क्लासेस वहाँ पे हैं और टीचर वहाँ से 2-3-4 टीचर हैं। बताइए 4 टीचर 10 क्लासेस को कैसे पढ़ाएंगे? उसके बाद जो बाकी का काम है, नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स है, उसको मिड डे मील भी खिलाना है, उसको डाक्स भी बनानी है, उसको बाकी भी चीज़ें करनी है, तो वो जो तालीम बच्चों को मिलनी चाहिए वो हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। इसी में एक और चीज़ जोड़ूंगा कि एक सरकार से मेरी जो LG महोदय हमारे हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक अगर हम एजुकेशन स्टैंडर्ड अपना बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें बेसिक चीज़ों पे हमें फोकस करना पड़ेगा। तो हमारी नज़र में जो बेसिक चीज़ ये है कि जो प्राइमरी विंग हमारा है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, वहाँ पे स्टाफ दिया जाए, क्योंकि एक बच्चा जब 5 साल किसी स्कूल में लगा के आता है उसका बेस अच्छा बना होगा तो वो आगे पढ़ पाएगा। लेकिन बेस अच्छा कैसे बनेगा जब उस स्कूलों में टीचर ही नहीं है? एक टीचर आपने एक प्राइमरी स्कूल में रखा है 5 क्लासेस पढ़ाने के लिए, लेकिन उस टीचर को भी क्लास में जाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। कभी वो डाक्स बनाता रहता है, कभी वो मिड डे मील बनाता रहता है, कभी वो सेंसस करता रहता है, कभी वो इलेक्शन ड्यूटी करता रहता है। तो वो जो उसका मेन पर्पस है, मेन उसका प्रोफेशन है, वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाता है। तो हम ये चाहते हैं UT आज बनी है तो इसमें उसमें बच्चों की भी बेहतरी है, टीचर की भी बेहतरी है कि टीचर को एक सपोर्ट मिलेगी, वो अच्छे से स्कूलों में पढ़ा पाएगा और जो बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं उन बच्चों को अच्छी तालीम मिलेगी, उससे हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा और वो जो गरीब बच्चे आज दूर दराज इलाकों में बैठे हुए हैं उन लोगों को भी लगेगा कि हम लोग एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और हमें अच्छी शिक्षा मिल रही है। इसके बाद हमारा एक बहुत अहम जो इशू है DPC है, उसमें मेरे साथी सुकेश जी उसमें बात करेंगे। मैम डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो है
तो वो भी हमारा एक बहुत बड़ा इशू है, वो हम चाहेंगे कि उसका भी रेजोल्यूशन जो है वो सरकार की तरफ से हो। बिल्कुल सुकेश जी, तो क्या कहना है आपका डीपीएस को लेके कि डीपीसी को लेके? डीपीसी आप देखेंगे ना, जो टीचर से मास्टर बनाए थे, आप हमारी जहाँ जम्मू का देखेंगे 2014 में जो थे वो मास्टर बने थे। 2014 से लेके आज 6 साल हो गए हैं मैडम कि आज तक वो टीचर्स जो हैं वो मास्टर नहीं बन पाए हैं। 6 साल से एक भी प्रमोशन लिस्ट जो है वो नहीं निकली है टीचर्स के फेवर में। आप दूसरा देखेंगे कि ये जो हमारे एसएसए स्कूल्स थे, मैं ये सरकार से गुजारिश करूंगा, एसएसए स्कूल्स जो आपने अपग्रेड किए थे उसमें एक हेड टीचर्स की पोस्ट हुआ करती थी, जिसमें मास्टर ग्रेड जो था वो काम करता था, लेकिन उसकी एसएसए से पे जब बंद हो गई वो टीचर्स वहाँ से उठा लिए गए। वो पोस्ट वेकेंट है और उसकी ज़रूरत है वहाँ स्कूल में। ये ऐसा नहीं है कि उनकी स्कूल में उसकी जो मास्टर ग्रेड का वो टीचर वहाँ लगाया हुआ था, उसकी ज़रूरत नहीं थी। मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी, जो 5000 के करीब वहाँ पर ये ऐसे एसएसए अपग्रेडेड मिडिल स्कूल हैं, उनकी जो पोस्ट हैं उनको जो है वो सैंक्शन किया जाए। और जो 6 साल से हमारी डीपीसी नहीं हुई है, टीचर्स से जो मास्टर नहीं बने हैं, वो लिहाजा उनको इस 6 साल बहुत बड़ा अरसा होता है कि इस एक प्रमोशन की लिस्ट जो है वो निकाल ली जाए मैम। बिल्कुल, लेकिन मेरा ना विनोद जी से एक सवाल रहेगा सर। जिस तरीके से हम बात करते हैं मुश्किलों को लेके, जो परेशानियां हमारे रास्ते में आती हैं, एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि वोकल फॉर लोकल, ठीक है, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, हम गांव के स्कूलों की बात करें तो गांव में मैक्सिमम स्कूल जो है वो बंद हो चुके हैं, और कारण ये है कि वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल नहीं है, अध्यापक नहीं अवेलेबल है। तो आखिर अब डीडीसी इलेक्शन को ही लेके मैं बात करती हूँ आपसे, क्योंकि अब जिस तरीके से हमारी समस्या हमारे गांव में ही सुनी जाएगी, तो इसके लिए आपको कभी कोई आश्वासन या इसके लिए कभी किसी पंचायत ने या फिर किसी सरपंच या पंच ने आपकी आके मदद की हो या इस बात को उठाया हो, सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की हो? नहीं, आज तक तो ऐसा कहीं नहीं हुआ, क्योंकि बड़े सारे स्कूल्स आप गांव में देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि हम ही लोग हैं जिन्होंने 2000 में जब ये आरटी स्कीम आई थी, तब मैम आप ये मानेंगे 769 स्कूल्स जो हैं वो बंद थे, क्योंकि वहाँ मिलिटेंसी इफेक्टेड एरियाज़ थे या टीचर्स नहीं जाते थे, कोई अलग अलग कारण थे जिस वजह से वो स्कूल बंद थे। जब ये स्कीम आई, हम लोग वहाँ लगे, हम लोगों ने उन स्कूलों के बंद पड़े तालों को खोला है, और आज मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि हमारे गाँव में कोई स्कूल जो है वो बंद नहीं होगा। कोई स्कूल, नए बहुत सारे स्कूल खुले हैं और बंद कोई नहीं है, लेकिन वहाँ पे स्टाफ की जो है वो कमी है। प्राइमरी स्कूल में मैंने जैसे कहा है, कम से कम वहाँ पे 3 टीचर्स तो होने चाहिए। वो आप चले जाएंगे, मैक्सिमम 2 सैंक्शन पोस्ट्स प्राइमरी स्कूल में हैं, और वहाँ भी अगर एक्चुअल आप देखेंगे सैंक्शन स्ट्रेंथ 2 है, लेकिन अगर आप एक्चुअल देखेंगे वहाँ पे एक ही टीचर जो है वो काम कर रहा है। तो हमारी, मैंने पहले जैसे आपको कहा कि वो स्ट्रेंथन करने के लिए वहाँ टीचर, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए और टीचर स्टाफ। इसके साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो मिडिल स्कूल हमारे प्रमोट हुए थे, मेरे साथी ने कहा, वहाँ पर जो मास्टर ग्रेड को प्रमोट किया गया था, हेड टीचर जिसको नाम दिया गया है, आज वो दरबदर हैं। वहाँ पर कुछ जगह तो है ही नहीं, लेकिन जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ से उनको सैलरी नहीं मिल रही है, सैलरी उनकी किसी और स्कूल से निकाली जा रही है। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि हेड टीचर की जो पोस्ट हमें आज उस मिडिल स्कूल में एज ए हेड चाहिए, उसको सैंक्शन किया जाए, उसको सैलरी जो है वो वहीं से निकले, ताकि वो आदमी भी वहाँ अपना पूरा दिल लगा के उन बच्चों को पढ़ा पाए, उन बच्चों को तालीम दे पाए, जिन गरीब बच्चों को हमारे सहारे हमारे ऊपर छोड़ा गया है, ताकि वो भी एक अच्छी तालीम हासिल करके बच्चे एक देश का भविष्य बन सके। ये हमारी कामना और गुजारिश सरकार से रहेगी कि इस पे जो है वो ध्यान दिया जाए और इसको रिजॉल्व किया जाए। एक टाइम था जब माँ बाप कहते थे कि बच्चे का भविष्य टीचर के हाथ में होता है, लेकिन क्या कभी नहीं ये सोचा कि टीचर का भविष्य किसके हाथ में होगा? कौन सी सरकार होगी जो इनकी गुहार सुनेगी? कौन सी पंचायत होगी जो इनका निर्णय और इनके फैसले लेगी? कौन इनकी सुनेगा? क्योंकि ही टीचर हैं जो एक बच्चे को पढ़ा लिखा के उसको एक अच्छे भविष्य की कामना करते हैं और उसे एक अच्छा भविष्य देते भी हैं। लेकिन अगर टीचर ही परेशान है तो क्या वो बच्चों को उस तरीके की सुविधा, उस तरीके की पढ़ाई, उस तरीके का ज्ञान बांट सकेंगे? तो देश और दुनिया के ऐसे ही प्रोग्राम के लिए देखते रहिए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, नमस्कार।